Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 4, the United Nations. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा हम यहाँ तक पढ़ चुके थे पार्ट 1 में. हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे यूएन एंड इंडिया से. तो भाई जब यूनाइटेड नेशंस बन रहा था 1945 में, जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई उसके बाद, तब इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था. पर फिर भी बेटा हम एक फाउंडिंग मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के. इंडिया फाउंडिंग मेंबर है यूएन का. ये एक एंथुसियास्टिक सपोर्टर था यूएन का कि भाई यूनाइटेड नेशंस जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन तो बनना ही चाहिए. हमने इसे फुल सपोर्ट दिया. ऑल्दो वी वर नॉट इंडिपेंडेंट दैट टाइम, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, फिर भी हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की इच्छा थी कि जो वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करे. क्योंकि बेटा वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 हो, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, वो दोनों ही वॉर में लड़ने गए थे. तो प्रॉब्लम तो हमने भी फेस की थी वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में. ठीक है. तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अलाउ किया इंडियन रिप्रेजेंटेशन को कि भैया इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भी पार्टिसिपेट करे एक्टिविटीज में. किसकी एक्टिविटीज में? यूएन की एक्टिविटीज में. फिर से सुनो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया कि भाई हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यूएन में. फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो यूएन की एक्टिविटीज थी उसके लिए इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, है ना. पर जब यूएन एस्टेब्लिश हो रहा था तब हम आज़ाद भी नहीं थे. दिस प्रोसेस कंटिन्यूड आफ्टर इंडिपेंडेंस. जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद भी हम यूएन के बड़े सपोर्टर रहे. श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित पहली वुमन प्रेसिडेंट बनी जनरल असेंबली की. जनरल असेंबली की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थी विजया लक्ष्मी पंडित, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित. इंडिया का फुल फेथ रहा है यूएन आइडियल्स में. यूएन यूनाइटेड नेशंस के जो आदर्श है उस पर पूरा विश्वास है हम इंडियंस का. हम हमेशा यूएन के साथ कोऑपरेट करते हैं. हम पोलियो के वैक्सीनेशन, मेडिसिन, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में हमारे बहुत सारे लोग हैं. इंडिया क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है यूएन में, अब हम वो देख. तो बेटा जितने भी पीस कीपिंग एफर्ट यूनाइटेड नेशंस लगाता है ना, उसमें इंडिया एक्टिवली सपोर्ट करता है. ठीक है. हम हमेशा टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स में रहे हैं पीस कीपिंग ऑपरेशंस में. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम यूएन को हेल्प करते हैं. यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. हम हमेशा टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स में से एक रहे हैं. इंडिया का इम्पोर्टेंट रोल रहा है दूसरी कंट्रीज़ को फ्रीडम दिलाने में. हमने बहुत सारी कंट्रीज़ को फ्रीडम दिलवाने में भी हेल्प की है, जैसे घाना, तुनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया. आई बात समझ में. इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ को फॉरेन रूल से इंडिपेंडेंट कराने में. वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको हमने आज़ादी दिलवाई है या आज़ादी दिलाने में हेल्प की है? घाना, तुनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया. इंडिया का पूरा भरोसा है बेटा डिसआर्मामेंट पे. डिसआर्मामेंट का मतलब होता है नॉट ओनली स्टॉपिंग प्रोडक्शन. सिर्फ प्रोडक्शन को ही स्टॉप नहीं कर देना, पर जो जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने में. तो इंडिया बिल्कुल फुल्ली तरह सपोर्ट करता है कि भाई अगर सारी कंट्रीज एग्री हो जाएं और अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म कर दें तो हम भी ख़त्म कर देंगे. तो डिसआर्मामेंट मतलब आप आने वाले टाइम में कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, साथ ही साथ जितने आपके पास है उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देंगे. ये जो इशू है ये बहुत बार यूएन के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हुआ है. ये हैं भैया यूएन पीस कीपिंग सोल्जर्स फ्रॉम इंडिया. ये हमारे इंडिया से लोग गए हैं उन्हें सर्व करने के लिए. ये कहाँ का है? मेजर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका की एक कंट्री है. वहाँ पर हमारी फोर्सेस भेजी हैं, मतलब यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में हमारे जो लोग हैं वो है. इंडिया हमेशा से पहली कंट्री रहा है जिसने रिलीफ एड देने में कभी देरी नहीं की. कोई भी कंट्री हो बेटा, भले वो हमारे दुश्मन भी क्यों ना हो, हम सबको नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे हेल्प प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, जिससे कि वो बेचारे गरीबी से, भूख से लड़ सकें. तो हमेशा इंडिया रेडी रहा है, शुरुआती पहली दूसरी कंट्री में रहा है कि भैया चलो मैं हेल्प करूँगा उन कंट्रीज़ की जो कहीं ना कहीं नेचुरल कैलामिटी से परेशान है. यूएन हेल्प टू इंडिया. देखो जो रिलेशन है इंडिया और यूएन के वो वन साइडेड नहीं है. जैसे इंडिया यूएन को हेल्प करता है उसके ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज़ करने में, शांति सुरक्षा के ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज़ करने में,
वैसे जो यूएन है वो भी हेल्प करता है इंडिया को अपनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के थ्रू। तो भाई एक तरफ या एक हाथ से ताली नहीं बजती, वही वाला काम है यहाँ पर। जैसे हमें लग रहा है कि भाई हम तो यूएन को बहुत हेल्प कर रहे हैं और अभी हमने बचा बहुत सारी वैक्सीन को, कोविड की भी बहुत सारी वैक्सीन डिफरेंट कंट्रीज को प्रोवाइड कराई थी। तो कुछ लोगों का कहना है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो भाई यूएन भी हमें टाइम टू टाइम जो हेल्प चाहिए होती है वो हेल्प प्रोवाइड करता है अपनी डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली पार्ट लेती है बहुत सारे डिसीजेस के साथ फाइट करने में, वो भले ही स्मॉल पॉक्स हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, मलेरिया हो, पोलियो हो या एड्स हो। ये टाइम टू टाइम जैसी भी मदद हो, फंड्स की हो तो फंड्स देते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन चाहिए तो वो देते हैं, जिससे हम इन डिसीजेस से लड़ पाए, इन्हें एराडिकेट, इन्हें ख़त्म कर पाएँ। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली पार्ट लेता है बहुत सारे डिसीजेस से फाइट करने में, जैसे स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, पोलियो, एड्स। आपको दवाई चाहिए तो दवाई मिलेगी, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पर इन बीमारियों को खत्म करने में वो आपकी हेल्प करता है। A number of WHO doctors have visited India and trained our medical team. बहुत सारे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर्स इंडिया आए हैं अपनी मेडिकल टीम के साथ, और हमारी मेडिकल टीम को इन्होंने ट्रेन किया कि भाई पब्लिक हेल्थ का कैसे आपको ध्यान रखना है। फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम FAO कहते हैं, वो भी रिसर्च सेंटर बना है, उसने भी अपने रिसर्च सेंटर इंडिया में बनाए हैं। ठीक है, जो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपने रिसर्च सेंटर इंडिया में बनाए हैं, किस किस के लिए, गेहूँ, चावल, मछली, आलू आदि के लिए। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने बहुत सारे ब्रांचेस रिसर्च के लिए इंडिया में बनाए हैं, फॉर वीट, राइस, फिश, पोटैटो प्रोडक्शन एक्सेट्रा। जो वर्ल्ड बैंक है वो फाइनेंस करता है हमारे 5 ईयर प्लान्स को और बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को। यूनेस्को हमें हेल्प करता है हमारे एजुकेशन को एक्सपांड करने में, न्यू आइडियाज़ को लर्न करने में, न्यू टेक्निक्स को लर्न करने में, भले ही वो एजुकेशन की फील्ड में हो या साइंस की फील्ड में हो, और कल्चरल कॉन्टैक्ट्स को भी बढ़ाता है विथ अदर कंट्रीज। अब हम वो इनिशिएटिव्स पढ़ेंगे जो यूएन ने लिए हैं। इसने सक्सेसफुली थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोके रखा है अब तक। देखो, रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, आर्मेनिया अजरबैजान इसके पहले लड़ रहे थे, फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुए, जो भी कुछ हुआ, पर अब तक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ। ये सक्सेस है यूनाइटेड नेशंस की। यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो सक्सेसफुली रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने में सफल रही हैं। ठीक है, और ये जो डिस्प्यूट्स थे वॉर में कन्वर्ट नहीं हुए। ये न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी लेके आए, जिसे हम शॉर्ट में NPT भी कहते हैं, जिसने न्यूक्लियर आर्म रेस को रेस्ट्रिक्ट करा, न्यूक्लियर आर्म्स रेस को रोका, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT ने। इसका एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल रहा है अपार्थाइड को रोकने में। साउथ अफ्रीका में जो स्किन कलर को लेके जो डिफ्रेंसिएशन था, जिसे हम रंग भेद कहते हैं, इंग्लिश में अपार्थाइड कहते हैं, उसे रोकने में मदद की। बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि अल्जीरिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, इन्हें आज़ादी दिलाई। किसकी बैकिंग से आज़ादी मिली? यूनाइटेड नेशंस की आज़ादी, यूनाइटेड नेशंस की हेल्प से इन्हें आज़ादी मिली। यूएन स्पॉन्सर करता है बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे सिर्फ हम ही नहीं, इंडिया को ही नहीं बेटा, इंडिया का कोई ऐसा स्पेशल वो नहीं है उनका कि वो इंडिया को ऐसे हेल्प करेंगे, पर ये पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू बहुत हेल्प करते हैं डिफरेंट कंट्रीज को। जैसे इंडिया में जो सर्व शिक्षा अभियान था वो एक था जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने हमें हेल्प किया। यूएन सक्सेसफुली हमें हेल्प करते रहा है गरीबी से लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, और इलिटरेसी से लड़ने के लिए, मतलब अज्ञानता से लड़ने के लिए। यूएन बहुत ज़्यादा सफल है, उसने हमें भी हेल्प किया है, दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं उन्हें हेल्प किया है। किससे लड़ने के लिए? गरीबी, पॉवर्टी, डिसीजेस, बीमारी, इलिटरेसी, अज्ञानता। नाउ लिमिटेशन ऑफ यूएन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। जो यूएन है उसके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ फंडिंग तो होता ही नहीं है। जितने भी डोनेशंस मिलते हैं मेंबर नेशन से, बस वही उनके रेवेन्यू का सोर्स होता है, और जो मेंबर्स होते हैं कई बार उतना पैसा देते नहीं जितना कमिट किए होते हैं।
नॉन परमानेंट मिलिट्री ट्रूप्स तो डिफरेंट मेंबर कंट्रीज भेजते हैं, यूएन के पास अपने खुद के कोई ट्रूप्स नहीं है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है इनका। देन कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, टाइमली टाइमली डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाता है, जिससे कि कई बार हम लोग देखते हैं एक्सट्रीम सिचुएशंस आ जाती हैं। फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, यूएस की बहुत सारी एजेंसीज हैं, इनके रोल कई बार ओवरलैप करते हैं, तो कुछ फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और कुछ लोग क्वेश्चन ये भी उठाते हैं कि क्यों भाई ये 5 परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर है, इसमें इंडियंस हम एक हैं जो वीटो पावर पे हर साल सवाल उठाते हैं, क्योंकि चाइना बहुत टाइम इस वीटो को यूज करके हमारे साथ यूएन में इनजस्टिस करता है। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.